नमस्कार भाई सभी को। और 24 अगस्त की जो पहली और दूसरी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके आंसर की आज आपकी आ चुकी है। कल 23 वालों की आई थी और जो कंडीशन हमें कल देखने को मिली थी कि सभी बच्चों के रो मार्क्स में कुछ ना कुछ कमी आई थी, वही सेम सिचुएशन हमें आज देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है जितनी भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं उनकी जितनी की भी आंसर की आएगी उन सभी में बच्चों के जो रो मार्क्स हैं वो कम ही होंगे। और नॉर्मली ये होता ही आया है कि जो पहली आंसर की होती है उसमें कुछ ना कुछ बच्चों के जो मार्क्स होते हैं, स्कोर होते हैं, वो कम ही हो जाते हैं। उसके बाद में जब फाइनल आंसर की डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की जाती है बच्चों के ऑब्जेक्शन डालने के बाद, तब उसमें फिर से 2-4 नंबर का हमें इजाफा देखने को मिलता है। यदि मैं बात करूं आज की आंसर की तो उसमें दोनों शिफ्टों को मिलाकर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मुझे लगता है कुछ डाउट है। और यदि आपको 1% भी डाउट है तो बेझिझक होकर आप ऑब्जेक्शन कीजिए। डिपार्टमेंट ने बाकायदा उसमें नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ आपको बताई है कि किस किस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन करने हैं वहाँ पे। ठीक है भाई। तो आज की शिफ्ट में एक क्वेश्चन था हिंदी का कि क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन इसके आपको दिए गए थे। पहला था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, दूसरा था समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, तीसरा था स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं, और चौथा निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे। अब अगर आप इसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन देखें, तीसरा है स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। चौथा देखें तो निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। अब डिपार्टमेंट के द्वारा जो गलत ऑप्शन माना गया है वो माना गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, जो कि मेरे एग्जाम पेपर में इसमें पहले वाला है। आप देख लेना कौन सा है वो ऑप्शन आपका। डिपार्टमेंट के द्वारा जो माना गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र। और अगर आप दूसरे ऑप्शन को देखें समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, मेरे हिसाब से ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्थितिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण के अंदर आते हैं। ठीक है भाई। जो डिपार्टमेंट के द्वारा माना गया है ऑप्शन ए, और जो बच्चों के अधिकतर बच्चों के द्वारा लगाया गया है समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। और मेरे हिसाब से आपका भी यदि ये क्वेश्चन गलत है और तो इस पर आपको भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, और 1% भी डाउट है तो बाकायदा आप इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था, पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए थे बादल छा जाने से, वायुमंडलीय परत से, वायुमंडल के धूल के कणों से, या पृथ्वी की सतह की प्रकृति से। अब एल्बिडो क्या होता है? जो सूर्य की हीट पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी के द्वारा उस हीट को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं एल्बिडो। ठीक है। और डिपार्टमेंट के द्वारा जो आंसर माना गया है कि एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है, तो वो आंसर माना गया है बादल छा जाने से। ठीक है भाई। और मुझे लगता है कि बादल छा जाने से तो कंफर्म है, ये हो सकता है पक्का, ये एक इसका कारण है। लेकिन दूसरा भी कारण होता है, वायुमंडल के धूल के कणों के द्वारा भी ये कारण पैदा होता है। ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से बादल छा जाने से और वायुमंडल के धूल के कणों से, ये दोनों ही ऑप्शन इसमें राइट है। तो आपको 100% इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन जरूर उठाना चाहिए। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन था रीजनिंग का तीसरा, कुत्ता कैनल तो शेर कहाँ, यानी कुत्ते की जो जगह होती है रहने की होती है कैनल, तो शेर के रहने की जगह पे कहाँ पे। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4, ओसारा यानी शेड, डैन पेड़, या फिर मांद जिसको बोलते हैं बरो। अब डिपार्टमेंट के द्वारा इसका आंसर माना गया है डैन। ठीक है। और इसका आंसर मांद भी हो सकता है, जो ऑप्शन 4 है इसमें मांद, ये भी उसका ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है आपकी कि इसमें 50-50 चांस है कि यदि आपके द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया जाए तो वो डिपार्टमेंट के द्वारा सही मान लिया जाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि डिपार्टमेंट इस बात को बोलता है, और वो बाकायदा जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें ही लिखी रहती है कि यदि किसी ऑप्शन में कोई त्रुटि होती है तो मान्य वो ऑप्शन या वो क्वेश्चन होगा जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी होगी। ठीक है। इंग्लिश भाषा को पहले मान्यता दी जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा क्वेश्चन पेपर में। अब यदि आप देखेंगे
तो कैनल जो है, जो कुत्ते के रहने की जगह है, तो कैनल एक इंग्लिश का वर्ड है। तो शेर रहता है मांद या डैन में। अब जो डैन वर्ड है वो इंग्लिश का है, तो मुझे लगता है सबसे जो पहली वरीयता डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाएगी वो डैन को ही दी जाएगी। हालांकि मांद भी हम बोल सकते हैं, लेकिन जो इसमें वर्ड आया है मांद के साथ में ब्रो, वो होता है बरो, जो खरगोश के रहने की जगह होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं 50-50 चांस है, लेकिन आप ऑब्जेक्शन डाल के देख लेना यदि आपका ये क्वेश्चन गलत बैठता है तो। ठीक है भाई, एक और रीजनिंग का अगला क्वेश्चन था। एक श्रृंखला दी गई थी आपको 2, 5, 10, 17, और उसके बाद में आपसे पूछा गया था कि फिर क्या आएगा। पहले 2, फिर 5, फिर 10, फिर 17, फिर उसके बाद में अगला ऑप्शन क्या आएगा। वो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। पहला ऑप्शन था 26, दूसरा 28, तीसरा 32 और चौथा था आपका 24। अब इसमें डिपार्टमेंट के द्वारा जो आंसर माना गया है वो माना गया है 28। श्रृंखला थी 2, 5, 10, 17। यदि आप इसको सोल्व करें तो 2 के बाद में 5 तब आएगा जब हम 3 प्लस करेंगे, फिर 5 के बाद में 10 तब आएगा जब हम 5 प्लस करेंगे, फिर 10 के बाद में 17 तब आएगा जब हम 7 प्लस करेंगे। यानी विषम संख्या जो क्रम की होती है उनको इसमें ऐड किया गया है। 2 के बाद में 5, फिर 10, फिर 17। तो पहले 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, तो अगला जुड़ना चाहिए था 9, और 17 में 9 जोड़ने के बाद में आंसर आता है हमारा 26। डिपार्टमेंट के द्वारा माना गया है 28। अब डिपार्टमेंट के द्वारा ये 28 मेरे हिसाब से इसलिए माना गया है क्योंकि उसने अभाज्य संख्या उठाई है। अभाज्य संख्या, पहले 2 जुड़ा, उसके बाद में पहले 3 जुड़ा, 2 से 5 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, फिर उसके बाद में जोड़ा गया है 11, क्योंकि 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती, वो विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो 10 के बाद में जहां यहाँ पे 7 जुड़ना था विषम संख्या में, 10, 7, 17, और फिर 17 के बाद में 9 जुड़ना था विषम संख्या में, 17 और 9 26, लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे 11 जोड़ा गया है, तो 17 और 11 28 किया गया है उसके द्वारा, यानी अभाज्य संख्या प्लस की गई है। ठीक है भाई, इसका क्वेश्चन का एक और तरीका निकल सकता है जिससे 26 आंसर आ सकता है कि पहले 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में उसमें 1 जोड़ा, 1 का स्क्वायर 1, उसमें 1 प्लस किया तो 2, उसके बाद में 2 का स्क्वायर 4, उसमें 1 प्लस किया तो 5, उसके बाद में 3 का स्क्वायर 9, उसमें 1 प्लस किया तो 10, फिर 4 का स्क्वायर 16, उसमें 1 प्लस किया तो 17, उसके बाद में फिर 5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 25 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 26। तो जिन बच्चों के द्वारा विषम संख्या प्लस करके या स्क्वायर में 1 प्लस करके निकाला गया होगा सॉल्यूशन, उसका आंसर उनका आंसर आया होगा 26। और डिपार्टमेंट के द्वारा अभाज्य संख्या प्लस की गई है तो डिपार्टमेंट के द्वारा माना गया है 28। तो यदि आप इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं तो बेशक उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया है कि यदि 1% भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है और मेरा ये आंसर सही होना चाहिए, तो बेझिझक होकर आप क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है भाई, और ये कुछ क्वेश्चन थे मुझे लगता है आज के शिफ्ट में जिन पर थोड़ा बहुत डाउट बच्चों को आया होगा। अब बात करते हैं कि कल भी हमने देखा कि आंसर की आने के बाद में स्कोर में कमी हुई, आज भी सेम कंडीशन है, और कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो आपके सेफ स्कोर पर पड़ने वाला जरूर है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्शन के बाद में भी यदि डिपार्टमेंट बच्चों की बात मानता है तो वो 1-2 क्वेश्चन को ही मानेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी उसमें डाल दिया तो उसने डिपार्टमेंट ने मान ली वो चीज़। ठीक है, उसकी पहले बाकायदा उसके प्रूफ देने पड़ते हैं, फिर डिपार्टमेंट उस चीज़ पे सर्च करता है, उस क्वेश्चन पे सर्च करता है, उसके बाद में तब वो उसमें करेक्शन करके बच्चों को देता है, जो ऐड नंबर करता है बच्चों के रो स्कोर में। अब अगर डिपार्टमेंट 2-4 नंबर आपके ऐड कर भी देता है लेकिन घट रहे हैं आपके 10 से 15 नंबर, डिपार्टमेंट देगा 2 से 4 नंबर, यानी फिर भी जो अंतर है वो कहीं ना कहीं 8-10 नंबर का तो आ चुका। अब यदि 8-10 नंबर पहले से कम हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो पहले सेफ स्कोर आपको बताया जा रहा था उससे तो कम ही हो गया। ठीक है भाई, और जो लोग थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो बोल रहे थे हमारे 130 सही है, 140 सही है, और हमारे तो 240 नंबर बन रहे हैं, हमारे 250 नंबर बन रहे हैं। तो ये सब फेक है, इन चीज़ों से आप बचिए।
और जो वास्तविकता है वो यही है, लिस्ट ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाली है। 180 190 जिसका स्कोर बन रहा है जनरल में, वो अपनी तैयारी पे लग जाइए। 170 प्लस ओबीसी, और फीमेल 155 160 हैं तो लग जाइए। एससी वही 150 के इर्द गिर्द, और एसटी 130 या 140, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे नीचे ही रहेगी हमेशा। ठीक है भाई, तो आज का जो रिव्यू था आंसर की का वो यही था। अब मिलते हैं कल की आंसर की के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।